हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये परीक्षा में बार बार आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो पक्का आपके यहाँ से नंबर बनने वाले हैं। ये सीडीपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपकी आगामी परीक्षा में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है ये एक शिक्षक को किस तरह से मदद करता है, एक शिक्षक की किस तरह से हेल्प करता है। तो ए ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, यानी कि जो शिक्षक होता है उस शिक्षक के ज्ञान तथा उसकी तैयारी में। बी ऑप्शन है बच्चे के चरित्र विकास में, यानी कि जो शिक्षक होता है वो यह जान पाता है कि बच्चे का जो चारित्रिक विकास है उसको कैसे कर पाएंगे। सी है उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, यानी कि जो शिक्षक होता है वो जो शिक्षण करता है तो उनके द्वारा जो शिक्षण विधियां उपयोग में लाई जाती हैं तो उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में मदद करता है। तो किस प्रकार से जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षक को मदद करता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप लोग जान गए होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है वो एक शिक्षक को उसके स्वयं के ज्ञान के बारे में जानने तथा उसकी तैयारी करने में मदद करता है। बच्चे का जो चारित्रिक विकास है उसको समझने में, उसका चारित्रिक विकास करने में इसमें मदद करता है। और शिक्षक जो कुछ भी शिक्षण विधियों को अपनाता है तो उन शिक्षण विधियों के निर्माण में तथा उन उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये पूर्णतः शिक्षक को मदद करता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दी। यानी कि ये कथन से संबंधित, परिभाषा से संबंधित प्रश्न है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने में, यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको सीखने में तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। और जो हम दूसरों को सिखाते हैं, जो एक शिक्षक होता है वो दूसरों को जो सिखाता है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा सिखाता है इसका अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दी। ए ऑप्शन है क्रो ने, बी ऑप्शन है स्किनर ने, सी ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर ने, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि स्किनर ने बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि ब्रूनर ने जो संरचनात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई, 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई, तो उनका सही क्रम क्या है, उनको किस प्रकार से हम सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन है प्रतीकात्मक, एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक। बी ऑप्शन है एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। सी ऑप्शन है प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, एनेक्टिव। डी ऑप्शन है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक और एनेक्टिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि पहले नंबर पे आएगा एनेक्टिव, यानी कि पहले नंबर पर क्या आएगा एनेक्टिव। सेकेंड नंबर पर आएगा अनुप्रतीकात्मक, सेकेंड नंबर पर क्या आएगा अनुप्रतीकात्मक, और थर्ड नंबर पर आएगा प्रतीकात्मक। तो इस प्रकार जो ब्रूनर हैं उन्होंने संरचनात्मक विकास की जो 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई उनका सही क्रम यह हो जाएगा। यानी कि पहले होगा एनेक्टिव, पहले क्या होगा एनेक्टिव, सेकंड पे अनुप्रतीकात्मक होगा और थर्ड पे प्रतीकात्मक होगा। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब होगा कौन सा, हमारा सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि एनेक्टिव,
अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। यानी कि कोहलबर्ग, आप सभी लोग जानते हैं कोहलबर्ग के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। मॉरल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था? कोहलबर्ग ने बताया था। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 लेवल बताए थे और प्रत्येक 3 लेवल को इन्होंने 6 स्टेजों में बांटा था। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको इन्होंने 2 स्टेजों में बांटा था। यानी कि जो फर्स्ट लेवल है इसको इन्होंने 2 स्टेजों में बांटा था, फर्स्ट और सेकंड। फिर इन्होंने सेकंड को भी 2 स्टेजों में और थर्ड को भी 2 स्टेजों में बांटा। इस प्रकार इन्होंने 3 लेवल बताए और उन 3 लेवल को इन्होंने 6 स्टेज या 6 अवस्थाओं में बांटा था। इनका जो पहला लेवल था, इनका जो पहला स्तर था उसका नाम था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। सेकंड इनका स्तर था परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और थर्ड यानी कि तीसरा और अंतिम इनका जो स्तर था, इन्होंने बताया था उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता, यानी कि पश्चिम रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए थे और इन तीनों प्रकार को ही इन्होंने 6 स्टेजों में डिवाइड किया हुआ था। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो अभी हमने आपको ये तीनों अवस्थाएं बताई, तो इसके अनुसार आप ढूंढिए कौन सी अवस्था है। तो ए ऑप्शन है परंपरागत नैतिकता, बी ऑप्शन है चिंतनशील नैतिकता, बी ऑप्शन है चिंतनशील नैतिकता, और सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक नैतिकता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। यानी कि जो परंपरागत नैतिकता है यह इनकी एक प्रमुख नैतिकता है और यह इनकी कौन से नंबर की है? सेकंड नंबर की। इनकी कौन सी नंबर की नैतिकता है? तो यह इनकी सेकंड नंबर की नैतिकता है। यानी कि फर्स्ट इनकी है प्राक रूढ़िगत नैतिकता और सेकंड इनकी है परंपरागत। सेकंड इनकी कौन सी है? सेकंड इनकी है परंपरागत नैतिकता, जिसको रूढ़िगत नैतिकता भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संबंधवाद या सहचर्यवाद के नाम से जिसे भी हम जानते हैं के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। यानी कि जो संबंधवाद है इसके सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थितियां व प्रत्युत्तर, सेकंड ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है संवेग व प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी कि उद्दीपन व प्रतिक्रिया जो है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया जो है यह संबंधवाद या सहचर्यवाद के सिद्धांत का एक बंध है, यानी कि यह इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी कि जब मनोविश्लेषण का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? मनोविश्लेषण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सचेतना, सेकंड यानी कि बी ऑप्शन है अर्ध सचेतना, सी ऑप्शन है अचेतन, डी ऑप्शन है बहुचेतन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि अचेतन। हम मनोविश्लेषण के अंतर्गत अचेतन का अध्ययन करते हैं। किसका हम अध्ययन करते हैं? अचेतन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। यानी कि जीन पियाजे ने बताया कि वह कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें यदि कोई वस्तु दिखाई न दे रहा हो फिर भी वह अस्तित्व में है, तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है। यानी कि कभी आप देखते होंगे कि किसी भी बालक को आप कोई वस्तु देते हैं तो उस वस्तु को वह एक स्थान पर रखना शुरू कर देता है, तो वो अगर आप उस स्थान से वह वस्तु हटा लेंगे तो फिर भी वह वहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये वस्तु यहीं पर होती है। ठीक है, तो यह क्या होता है, वह वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं कोई चीज़ होती है तो आप पीछे ले जाते हैं और कहते हैं कि कौवा ले गया,
इस प्रकार से आप बहाने बनाते हैं बच्चे के सामने, तो फिर भी वो क्या जानता है कि वह वस्तु हमको दिखाई भले ना दे रही हो, लेकिन वह वस्तु अस्तित्व में है जरूर। तो यह किस अवस्था का जो बालक है इस प्रकार की क्रियाएं करता है, जीन पियाजे ने यही बताया। तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, बी ऑप्शन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त प्रयोगों का काल, यानी कि इन कौन सी अवस्थाओं में यह जो गुण है वह पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, यानी कि जो यह जीन पियाजे ने यह गुण बताया, यह गुण संवेदी गामक अवस्था के बालकों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, नहीं 8th क्वेश्चन है हमारा। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, यानी कि हम किसी भी बालक को पुरस्कार देते हैं या उसको हम दंडित करते हैं तो वह अधिगम को क्या बनाएगा, उसका अनुचित जो प्रयोग हम कर रहे हैं वह अधिगम को कैसा बनाता है। मान लीजिए अगर किसी भी बालक ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है तो आप उसको पुरस्कार देती हैं, अगर उसने अच्छा कार्य नहीं किया है तो आप उसको दंड देती हैं। तो यह उसका अनुचित प्रयोग होता है जो पुरस्कार और दंड का, यह अधिगम को कैसा बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावपूर्ण, सेकेंड ऑप्शन है अधिक उपयोगी, थर्ड ऑप्शन है प्रभावहीन, फोर्थ ऑप्शन है कुछ भी नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रभावहीन, यानी कि आप पुरस्कार और दंड का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो यह अधिगम को प्रभावहीन बना देगा, इसीलिए ज़्यादातर दंड को वंचित कर दिया गया है, यानी कि आप बालक को दंडित नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि पुरस्कार और दंड का जो प्रयोग करती हैं यह अधिगम को प्रभावहीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह किसने कहा, यानी कि यह कथन से संबंधित है कि किशोरावस्था यह एक ऐसा समय है जिसमें एक जो व्यक्ति होता है वो विचारशील हो जाता है, और विचारशील व्यक्ति जो होता है वो बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी कि बाल्यावस्था से वह बढ़ करके जा करके वह किशोरावस्था में आया है, तो वह जो व्यक्ति है वह विचारशील हो गया है, उसके अंदर विचार बनना शुरू हो गए हैं, उसने विचार करना शुरू कर दिया है। तो यह कथन किसने कहा है। ए ऑप्शन है जर्सील्ड, बी ऑप्शन है स्टैनले हॉल, सी ऑप्शन है किलपैट्रिक, और डी ऑप्शन है कॉल्सेनिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि जर्सील्ड का यह कथन है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील जो व्यक्ति है वह बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है। अभी हमने कोहलबर्ग के बारे में जाना कि जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए थे, और 3 प्रकार के स्तर में इन्होंने उन स्तरों को 6 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक, तो उन 6 अवस्थाओं में ये 5वीं अवस्था के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसकी 5वीं अवस्था कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिकता एवं विनिमय, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक क्रम को लागू करना, और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत आधार, यह जो अवस्था होती है यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 5वीं अवस्था होती है। और इसके अंतर्गत जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति कह सकते हैं, बालक कह सकती हैं, तो इसके अंतर्गत जो बालक होता है उसके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं, और जो बालक होता है वह सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस कर लेता है, यानी कि वह यह जान लेता है कि कौन से जो कार्य हैं वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमको करने चाहिए और कौन से अधिकार हैं वो हम अपने स्वयं के अधिकारों में स्वयं के द्वारा करने चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक और स्वयं के जो अधिकार होते हैं उनमें वह बैलेंस कर लेता है। और इसके अंतर्गत लक्षण पाया जाता है कि कानून व नियमों का इसमें लचीलापन पाया जाता है, यानी कि लचीलापन कैसे होता है कि उसका अगर मन होता है तो वो मानेगा नियम, अगर मन होगा तो वो नियम नहीं मानेगा, और यह भी सोचेगा कि अगर नियम से नुकसान होता है, ठीक है, मान लो कि अगर नियम से किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उन नियम को तोड़ दो। इसी प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो इस 5वीं अवस्था में, यानी सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार की जो अवस्था होती है इसमें यह पाया जाता है कि जो बालक होता है
अगर वो यह सोच रहा है कि मुझे ये नियम मानने से मुझे इतना भारी नुकसान हो जाएगा, इतना भारी लॉस हो जाएगा, तो वह उस नियम को नहीं मानेगा, उस नियम को तोड़ देगा। इसीलिए इसके अंदर कानून व नियमों का लचीलापन भी होता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत ही आसानी से हमने समझाने का भी प्रयास किया है। क्वेश्चन को आंसर्स बताया ही है, साथ साथ जहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन बन सकी है उसको हमने व्याख्यात भी किया है, उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो इस प्रकार ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।